हेलो एवरीवन। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्रियम्बल के बारे में पढ़ाई करेंगे। प्रियम्बल के कीवर्ड्स के बारे में। देखिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, सभी एग्ज़ाम्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल से ये जो कीवर्ड्स हैं जो यूज़ किए गए हैं, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। और इनको समझना मतलब कन्फ्यूजन ना हो, समझना, कंसेप्ट की क्लैरिटी ज़रूरी है। तो आज हम लोग इनको करते हैं। कीवर्ड्स हैं जैसे सोवरनिटी, सोवरन, संप्रभु; सोशलिस्ट, समाजवादी; सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष। सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष नहीं होता है, उसका जो एक तरह से क्लोज, आप एक तरह से वर्ड्स कह सकते हैं पंथ निरपेक्ष। धर्म जो होता है वो एक उसके वाइडर कोनोटेशंस हैं। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक; रिपब्लिक, गणतंत्र; जस्टिस को न्याय कहते हैं; लिबर्टी, स्वतंत्रता; इक्वालिटी, समानता; फ्रेटर्निटी, भ्रातृत्व। अब इनको समझते हैं, इनके मतलब क्या है। देखिए, सोवरन, सोवरन का मतलब होता है कि हम लोग किसी भी देश के प्रति या किसी भी व्यक्ति के प्रति हम लोग लायबल आउटसाइड ऑफ इंडिया नहीं हैं। हम लोग एक स्वतंत्र देश हैं और अपने निर्णय लेने के लिए हम किसी के भी प्रति बाध्य नहीं हैं। हम लोग लायबल हैं किसके प्रति? सिर्फ भारत की जनता के प्रति। ठीक है, ये होती है सोवरेनिटी। दूसरा आता है, हमने 370 हटाया, हमारी कंट्री, हमारा स्टेट, हमने एक आर्टिकल हटा दिया, वी आर नॉट लाइबल टूवर्ड्स एनीबडी, है ना, आउटसाइड आर कंट्री। दूसरा देखिए, सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म। ये जो दो वर्ड्स हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब प्रियम्बल में, ये इनिशियली नहीं थे। इनको बाद में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था, इनको जोड़ा गया था। इन दोनों वर्ड्स को जोड़ा गया था। ठीक है, उसमें जो सोशलिज्म होता है उसका क्या मतलब होता है? सोशलिज्म को देखिए, हमारे यहाँ का सोशलिज्म डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मतलब एक और सोशलिज्म है, वो होता है कम्युनिस्ट सोशलिज्म। कम्युनिस्ट सोशलिज्म कुछ देशों के अंदर है, उसका मतलब है वहाँ पे प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है उसको मान्य नहीं किया गया है। वहाँ पे सिर्फ सब कुछ स्टेट ओन्ड होता है। सही है। हमारे यहाँ का है सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, मतलब हमारे यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। ठीक है, देखिए एक बात और समझिए, ये जो चीज़ें हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी, ये हमारे जब संविधान लागू हुआ तभी से थी। बस इनको, ये जो दो शब्द हैं, ये अलग से ऐड किए गए हैं, लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी हमारे यहाँ शुरू से ही रही है। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब फ्लरिशिंग ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर टुगेदर। दोनों के दोनों जो सेक्टर होते हैं, प्राइवेट भी और पब्लिक भी, ठीक है, वो दोनों सेक्टर साथ में काम करते हैं। ठीक है, इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसका मतलब होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का, टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। दूसरा है इसका वर्ड सेक्युलर। सेक्युलर का क्या मतलब? पंथ निरपेक्ष। हमारा देश ने किसी भी धर्म को, धर्म मतलब रिलीजन, किसी भी रिलीजन को हमारे देश ने अपने स्टेट का रिलीजन घोषित नहीं किया है। हमारे यहाँ पे हर एक व्यक्ति अपने अनुसार किसी भी आस्था से जुड़ा रह सकता है। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 25 से 28 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। यह है सेक्युलरिज्म, और ये शुरुआत से ही था, लेकिन इसको बाद में ये वर्ड्स उसमें इंसर्ट किए गए। उसके बाद वर्ड आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक जो होता है, डेमोक्रेसी दो तरह से होती है दुनिया में, डायरेक्ट प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट, वो दुनिया में सिर्फ स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटोन्स में है ना, छोटी छोटी जगह। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि आप सब जैसे बैठ गए हैं एक जगह पे, और वहाँ पे बैठ के सबसे पूछा जाए कि भाई आप इस चीज़ पे राजी हैं या आप इसे अपना प्रत्याशी चुनना चाहते हैं, हाथ खड़े करके सब लोग बताओ, फिर गिनती होगी, है ना, इस तरीके से। जैसे क्लास में मॉनिटर का बनाना, हाथ खड़े करते हैं सब बच्चे, जैसे दो कैंडिडेट खड़े हो गए कि भाई इनमें से आप क्लास में मॉनिटर किसे बनाना चाहते हो। यही है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन भारत एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी संभव ही नहीं है। सोचो कि लोकसभा इलेक्शन डायरेक्ट डेमोक्रेसी से हो, सब लोग हाथ खड़े करें, आप फिर गिना जाए, है ना, बिल्कुल फिजिबल ही नहीं है ये। हमारे यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, हम लोग वोट डालते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, इसके बाद वर्ड आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? रिपब्लिक को हम तीन तरीके से समझते हैं। पहली चीज होती है हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड। हमारे यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट मतलब राष्ट्रपति जी, उनका इलेक्शन होता है। वो हेरिडिटरी बेसिस पे नहीं है कि उनके पिताजी भी राष्ट्रपति थे और फिर उनके पिताजी भी राष्ट्रपति थे। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये मोनार्की में होता है। मोनार्की जैसे कि इंग्लैंड के अंदर क्वीन, है ना, तो हमारे यहाँ पे ये नहीं है, ये है रिपब्लिक। दूसरी चीज़ है रिपब्लिक की पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन द पीपल। मतलब हमारे यहाँ पे जो संप्रभुता है, जैसे मैं संप्रभुता का आपको बताया था ऊपर, वो किस में है? लोगों के बीच में है, लोगों के अंदर है। हमारे यहाँ पे जो सरकार होती है वो 5 साल में बदल जाती है। अगर सही काम करोगे तो टिके रहोगे, वरना सरकार चेंज हो जाएगी 5 साल के बाद, है ना। मतलब आप लायबल हो किसी और के प्रति नहीं, बाहरी किसी मुल्क के या किसी संस्था के। हम जो सरकार है वो लायबल किसके प्रति है? भारत की जनता के प्रति।
सही है। तीसरी चीज समझिए, एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास, किसी भी प्रिविलेज्ड क्लास को हमारे यहाँ पे माना अब नहीं जाएगा, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद, आज़ादी के बाद हमारे यहाँ पे मतलब जितने भी पद थे उस समय के, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, उन सब पद को राजा महाराजा ये सब खत्म कर दिया गया था। और जो हमारे यहाँ पे पेपर में और एक तरीके से कि ट्रेंड चला जाता है नवाब ऑफ फलाना, राजा ऑफ फलाना, ये शब्द बिल्कुल गलत हैं। हमारे यहाँ पे मान्यता सिर्फ उन पदों की होती है जो सरकार के द्वारा विभूषित किए जाते हैं, मिलिट्री रैंक्स की होती है ना, जो आप कमाते हो, उन चीज़ों को हमारे यहाँ पे मान्यता दी गई है। लेकिन किसी भी वंशानुगत पद को हमारे यहाँ पे माना नहीं गया है, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद आता है वर्ड जस्टिस। जस्टिस को बोला गया है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस ये एंश्योर किस तरीके से होगा, ये एंश्योर होगा फंडामेंटल राइट्स के द्वारा, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, और उसके साथ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के द्वारा इन्हें लागू किया जाएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, इनके द्वारा उसे लागू किया जाएगा, सही है। अच्छा, इसमें क्या है, ये जो जस्टिस का कंसेप्ट है, ये कहाँ से लिया गया है, ये रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया है। रशियन रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, लेनिन उसके लीडर थे, है ना, लेनिन। और वहां पे जार का शासन होता था, CZAR, जार का शासन, मतलब वो वहां का राजा था, तो उसको हटाया गया था और उसके बाद वहां पे ये कंसेप्ट आया था, है ना, तो ये हमने वहां से लिया है। उसके साथ में सोशल जो इकोनॉमिक जस्टिस है, उसको कंबाइंड रूप से डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी कहा जाता है, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को, मतलब सब बराबर, इक्वल अपॉर्चुनिटी, है ना, एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेजेस, ये सब इसमें माना गया है। उसके बाद आता है वर्ड लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब है दो तरीके से, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन इंडिविजुअल, किसी भी नागरिक की किसी गतिविधि के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होगा, फ्री हैं सब लोग कुछ भी करने के लिए। उसके बाद प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज, सब लोगों को बराबर मौके मिलेंगे, चाहे वो स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे उसका रंग किसी प्रकार का है, चाहे वो किसी अलग रीजन का है, चाहे वो किसी अलग पंथ का है, चाहे वो किसी भी आस्था को मानता है, कुछ भी, लेकिन भारत देश के अंदर सब लोग समान हैं और सब लोगों को समान मौके मिलेंगे। ये होता है लिबर्टी, स्वतंत्रता। ये ली गई है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, जो कि 1789 से 1799 के बीच में हुआ था, फ्रेंच क्रांति, ठीक है। लिबर्टी किस तरीके से इंश्योर की गई है, ठीक है, वो है लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, विचार, आपके भाव, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आप किसी भी तरीके से भारत के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, किसी तरीके के भाव व्यक्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप गाली दोगे किसी को, थप्पड़ मारो, वो नहीं है ना, वो फिर रेस्ट्रिक्शंस भी हैं उसके अंदर, ठीक है। और आप किसी भी पूजा पद्धति को जो भी आप चाहें वो अपना सकते हैं। और ये किसके द्वारा एनफोर्सेबल है, ये एनफोर्सेबल है फंडामेंटल राइट के द्वारा, और फंडामेंटल राइट जो हैं वो कोर्ट में चैलेंज किए जा सकते हैं। अगर आपके किसी अधिकार को, जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है ना, आप जिस पद्धति को फॉलो करना चाहते हैं आपको नहीं करने दिया जा रहा है, तो आप सीधा सीधा हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 या सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 आप जाके वहां पे अपने रिट दाखिल कर सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट जो होते हैं दे आर जस्टिसेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है हमारा इक्वालिटी का, है ना। इक्वालिटी जो है वो दो तरह से समझिए। इक्वालिटी फर्स्ट है एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, किसी को भी स्पेशल प्रिविलेजेस, मतलब कोई राजा का पुत्र है, राजा इन द सेंस कोई अधिकारी, है ना, तो उसको अधिकारी, मतलब राजा से मतलब एक वैसे समझिए, स्पेशल प्रिविलेजेस यही खत्म हो जाता है। अधिकारी है या फिर कोई किसी एक पोस्ट पे है तो उसका पुत्र उसी पोस्ट पे जाके नहीं बैठेगा, सबको समान मौके मिलेंगे, है ना। दूसरा आता है एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, सबको समान मौके, ये है इक्वालिटी का कंसेप्ट। आपको सिर्फ अपने किसी एक घर में पैदा होने से, या किसी एक जगह पे पैदा होने से, या किसी एक रंग का पैदा होने से, या किसी एक जेंडर का होने की वजह से आपको कोई भी मौके से वंचित नहीं किया जाएगा, सही है। जो राइट टू इक्वालिटी है ये फंडामेंटल राइट है, और ये किस में दिया गया है, ये आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक ये मेंशन किया गया है। और जैसे मैंने पहले ही बताया, फंडामेंटल राइट जो है हमारे मूल अधिकार, ये कोर्ट में चैलेंज, कोर्ट में अगर आपको नहीं दिया गया है तो आप रिट दाखिल कर सकते हो, सही है। ये तो हो गया इक्वालिटी। इसके साथ में जो पॉलिटिकल इक्वालिटी जो वर्ड है ना, पॉलिटिकल इक्वालिटी भी तो इंश्योर करनी है ना लोगों के बीच में। पॉलिटिकल इक्वालिटी किस तरीके से इंश्योर होगी, वो आर्टिकल 325 और आर्टिकल 326 से समझाया गया है। 325 का मतलब है नो वन कैन बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल इन इलेक्टोरल रोल्स, है ना। इलेक्टोरल रोल, जब कोई भी चुनाव होता है,
एक तो हमारे पास एक इलेक्शन एक कार्ड होता है ना हमारा, जिससे कि जाके हम वोट डाल सकते हैं। वोट कैसे डालेंगे, उनके पास एक लिस्ट होनी चाहिए ना, आपका नाम होना चाहिए लिस्ट के अंदर। तो 18 साल से ऊपर का व्यक्ति, चाहे वो किसी भी परिस्थिति के अंदर है, उसका नाम उस इलेक्टोरल रोल में होगा। तो आपको किसी भी तरीके से आपके किसी सिर्फ इस वजह से कि आप किसी कास्ट के हैं, आपका रिलीजन, आपका जेंडर, एज, नहीं, आपको इलेक्टोरल रोल में आपका नाम आने से कोई नहीं रोक सकता। यह है 325, क्योंकि नाम नहीं रोक सकता इसलिए तो आप फिर वोट डालेंगे ना। और उसके बाद आता है 326, इलेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। लोकसभा का और स्टेट असेंबलीज का जो इलेक्शन होगा वो डायरेक्ट इलेक्शन इन द सेंस अडल्ट सफरेज के द्वारा किया जाएगा। अडल्ट सफरेज मतलब वोट डालना। 18 साल से ऊपर का व्यक्ति, 18 साल या उसके ऊपर का व्यक्ति हमारे यहाँ पे वोट डालने का उसको अधिकार होता है। ये एंश्योर की गई पॉलिटिकल इक्वालिटी इन आर्टिकल्स के द्वारा। और पॉलिटी के अंदर आर्टिकल्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी भातृत्व है ना। फ्रेटर्निटी मतलब लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये जो तीनों वर्ड्स है ना, ये लिए गए फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये वर्ड्स कहाँ से लिए गए, ये लिए गए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से। अब ये जो फ्रेटर्निटी है, ये कैसे फ्रेटर्निटी हमारे देश में इंश्योर की गई है। फर्स्ट देखिए सिंगल सिटीजनशिप। हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप होती है। भारत देश का नागरिक एक, चाहे वो किसी भी राज्य में रह रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप होती है। वहाँ पे वहाँ के राज्य, स्टेट्स, उनकी नागरिकता अलग होती है और वहाँ का जो एज एन अमेरिकन सिटीजन वो अलग नागरिकता होती है। डुअल सिटीजनशिप है। हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, पहली बात। दूसरी बात, फंडामेंटल ड्यूटीज के द्वारा, जो कि आर्टिकल 51A में है, उसके द्वारा भी फ्रेटर्निटी को बढ़ावा दिया गया है। जैसे कि प्रमोट हार्मनी है ना, जो उसमें लिखा गया है, प्रमोट हार्मनी, देश के लोगों के बीच में सामंजस्यता स्थापित करना, एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। हमें ये लगे कि हम लोग एक हैं, है ना, जम्मू कश्मीर से लेके और साउथ तक, और इधर गुजरात से लेके और इधर अरुणाचल प्रदेश तक, वो फीलिंग ना आए कि हम लोग यहाँ पे देश के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, सब लोग एक हैं। और एक बात देखिए, अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो आप ग्रीट करते हो एक दूसरे को, हेलो, नमस्ते, है ना, राम राम जी, या जो भी आप जिस भी संबोधन से आप एक दूसरे को ग्रीट करते हो, अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए जय हिंद बोला जाता है। तो ये क्या बात है, ये है हार्मनी की और ब्रदरहुड की। सही है। लेकिन इसको एंश्योर कैसे किया जाएगा, है ना। तो उसके चीज़ें, उसके उसमें दो बातें बताई गई हैं। पहली, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। भातृत्व तभी होगा समाज के अंदर जब इंसान अपनी डिग्निटी को मेंटेन कर पाएगा। इज्जत आप कह लीजिए या सम्मान आप कह लीजिए, सम्मान थोड़ा ज़्यादा नियरेस्ट वर्ड है ना। तो उसको आप सम्मान, उसका सम्मान होना चाहिए। उसका अपमान, आप अगर कोई भी छोटा काम कर रहा है, आप उसको किसी भी तरह से हेय दृष्टि से नहीं देखेंगे, है ना, गलत व्यवहार उसके साथ नहीं करेंगे, सबका सम्मान होना चाहिए। दूसरी बात है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एकता और अखंडता, ये दोनों चीज़ें भी होनी चाहिए। जैसे मैं कह रही हूँ, नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी बहुत कुछ आता है। अभी आपने देखा है कि टोक्यो ओलंपिक्स में पदक भी लेकर आए हैं नॉर्थ ईस्ट की लड़कियाँ। ठीक है, तो ये क्या है, ऐसा नहीं, पहले क्या, नॉर्थ ईस्ट मतलब एक तरह से सेवन सिस्टर्स, और उनकी थोड़ा सा फिजिक हम लोगों से अलग होती है, नॉर्थ इंडियंस के अलग। तो हम ये ना समझे कि वो हमारे भाई नहीं है। साउथ इंडियन से हम अलग हैं तो ये ना हो कि हमारे भाई नहीं है। वी आर ऑल वन, वी आर ऑल इंडियंस, हम सब भारतीय हैं। और इसमें जो ये इंटीग्रिटी जो वर्ड है, ये भी 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 42nd अमेंडमेंट के द्वारा कौन कौन सी चीज़ें जोड़ी गई हैं। 3 चीज़ें जोड़ी गई हैं, सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी वर्ड को 42nd अमेंडमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही थे, इनके जो भाव हैं, बस वो वर्ड ऐड कर दिए गए। सही है, ये हो गए देखिए सारे के सारे जो वर्ड्स, इंपॉर्टेंट की वर्ड्स जो हैं वो इसमें आ गए हैं। लेकिन इसके साथ में कॉन्स्टिट्यूशन के 2 चीज़ें और जुड़ी हुई हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल क्या पार्ट है, पहली बात, और इसकी अमेंडेबिलिटी, क्या इसे संशोधित किया जा सकता है। ये 2 चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि क्या प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना जाए या उसकी संशोधन हो सकता है या नहीं। तो देखिए, और ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आया था बेरूबारी केस, जो कि हुआ था 1960 में। इसमें माना गया कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया था। ठीक है, प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो इसलिए अमेंड उसको नहीं किया जा सकता है। हमारे संविधान के अंदर अमेंडमेंट जो किया जाता है किसी भी तरह से, जैसे कि अभी 127th अमेंडमेंट एक्ट आया है, ठीक है ना, ओबीसी का जो आया है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, आर्टिकल 368 के
द्वारा हमारे यहाँ पे कोई भी संविधान में संशोधन किया जा सकता है, आर्टिकल 368 के द्वारा। तो क्योंकि अब प्रियम्बल को बेरुबारी केस में कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं माना गया है, तो फिर ये उसका निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का कि वो पार्ट नहीं है, तो 368 के तहत उसका अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। ओके, लेकिन उसके बाद क्या केस आया, सेकंड केस आया, केशवानंद भारती का केस, जो कि 1973 में आया था। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले निर्णय को पलट दिया और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है और उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन जो उसके बेसिक फीचर्स हैं, जिन भावनाओं के साथ वो प्रियम्बल का निर्माण किया गया, क्योंकि प्रियम्बल जो होता है वो एक तरह से संविधान की आत्मा है, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। सही है, बेसिक फीचर्स में संशोधन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन वैसे संशोधन अंडर आर्टिकल 368 हो सकता है, उसके आप प्रारूप को नहीं बदल सकते हो, है ना। ये चीज़ उसमें दी गई केशवानंद भारती केस में। और ये केशवानंद भारती केस का ये क्वेश्चन ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रियम्बल कंप्लीट, आप इसे देखिएगा और जहाँ पे कन्फ्यूजन हो, थोड़ा समझने में आए तो आप उसको पॉज करके दोबारा से उसको स्टॉप करके दोबारा से आप उसे समझेंगे। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने पूरा का पूरा ये समझाया है, तो आप इसे समझिएगा। हैप्पी रीडिंग।